नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय। फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज मैं स्टैंडर्ड 8 के लिए एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है, सेल के रिगार्डिंग। सेल के अंदर किन साइंटिस्ट का योगदान है, यानी कि रॉबर्ट हुकी से लेके हम लोग और कई सारे साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के ऑर्गेनल्स कौन से हैं और सेल क्या क्या फंक्शंस करता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए, देर किस बात की, देखते हैं मेरा वीडियो। दोस्तों, आज जैसे कि मैंने बताया कि हम आज सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वर्ल्ड में कितनी तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूंगा, वर्ल्ड में दो तरह की चीज़ें होती है, लिविंग थिंग्स, और दूसरा जो रहती हैं वो रहती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या वेरिएशन रहता है, देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो वैसे तो कई सारे डिफरेंस हैं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग इसका डिफरेंस सेल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। एक सेल है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से काफी अलग करता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो कैरी आउट कर सकता है, किसकी मदद से? सेल की मदद से। और वही चीज़ एक नॉन लिविंग थिंग जो रहती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया गया है टेबल। इनके पास ना तो कोई ऐसा सेल वगैरह होता है जिससे वो कोई भी फंक्शन कैरी आउट कर पाते हैं, बट उसी तरह से लिविंग थिंग सारे फंक्शंस कैरी आउट कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है? उनके अंदर सेल है। हालांकि अब हमें सेल को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना समझा है कि लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और इनके अंदर फंक्शंस कैरी आउट सेल के थ्रू होते हैं। बट सेल को डिटेल में समझने के लिए आइए देखते हैं। दोस्तों, सेल की डिटेल स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये सेल का फंक्शन क्या होता है और सेल जो है वो क्या रोल प्ले करता है। आइए इसे एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको सेल का कुछ इंपॉर्टेंस ज़्यादा पता चलेगा। मैं आपको एक वॉल के एग्जाम्पल से आपको सेल का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। एक वॉल होती है, उसके अंदर एक सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? उसको मैं कहूँगा ब्रिक, राइट। यानी कि ये पूरा का पूरा कोई भी बड़ा सा जो वॉल है, ये किससे बना हुआ रहता है? ये पूरा का पूरा ब्रिक से बना हुआ रहता है। ओके, तो मतलब कि ये ब्रिक ही भले ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट वो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक उसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, काउ, वो एनिमल कोई भी है, बट ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे कौन होगा? सेल। यानी कि ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो किनसे बना हुआ होगा? सेल की मदद से, राइट। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है वो। आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि वो हमारा फंक्शनल यूनिट भी है। क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। पर थोड़ा सा हिस्ट्री सो देखते हैं इसके बारे में, मतलब कि सेल की खोज कैसे हुई, थोड़ा सा उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुकी नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार सेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखा। लेकिन देखने में बड़ी मुश्किल ही पड़ी थी दोस्तों। उन्होंने अपनी जो टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगाया जाता है, और उन दिनों में कॉर्क जो है वो वुडन के आते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है। यह है कॉर्क, जो वो वुड का कॉर्क उसके ऊपर लगाया हुआ था। उस वुड के कॉर्क में से उन्होंने एक पतला सा स्लाइस कट किया और उसको एकदम बेसिक माइक्रोस्कोप, मतलब कि एकदम बेसिक ग्लास लेंसेस रख के उन्होंने कुछ एकदम बेसिक सा माइक्रोस्कोप बनाया था, और उससे उन्होंने ऑब्जर्व करने का ट्राई किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें और कुछ नहीं बल्कि हनीकॉम्ब जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। एकदम हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर जो उन्हें दिखता है, उसमें से उन्हें ये भी दिखता है कि सारे के सारे हनीकॉम्ब्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कुछ स्पेशल वॉल्स से सेपरेटेड है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने एक सेल की खोज की है और साथ में ही सेल वॉल के बारे में भी, लेकिन बस उन्होंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। अब ये इसका नाम सेल क्यों है, क्यों हम इसे सेल कहते हैं? तो रॉबर्ट हुकी इसका भी हमें आंसर देते हैं। सेल का बेसिक सा मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर रूम, मतलब कि कुछ जगह, कुछ स्पेस।
तो बस उन्हें स्पेस दिख गई, इसीलिए उन्होंने उसको लैटिन के अंदर क्या नाम दे दिया, स्पेस, सॉरी सेल। यानी कि स्पेस का लैटिन में मतलब ही होता है सेल, तो उन्होंने सेल नाम दे दिया। और जो भी सेपरेटिंग वॉल थी, मतलब कि हर एक हनीकॉम्ब एक दूसरे से सेपरेटिंग था, उसको उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया। हालांकि उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन आगे जाके इसे सेल वॉल का नाम दिया गया। दोस्तों बड़ी दर्दनाक बात तो यह है कि 150 साल तक, मतलब कि रॉबर्ट हुकी ने जब इस सेल की खोज की, उसके 150 साल के बाद कोई इन्वेंशन ही नहीं हुई थी। नो इन्वेंशन इन बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी की फील्ड को आगे ले ही नहीं गया था। उसका सबसे ज्यादा, वो ऐसा क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन था माइक्रोस्कोप। हालांकि यहाँ पे सेल को देखना नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। बट उस वक्त माइक्रोस्कोप्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, और उसी की वजह से हम लोग उसे इजीली नहीं देख पाए। 150 ईयर्स के बाद इसके अंदर और ज़्यादा चेंजेस आते हैं, लेकिन 150 ईयर्स तक इसके अंदर कोई भी तरह के हमें चेंजेस दिखे नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक सा सेल हमारे पास था। दोस्तों अब हम लोग सेल के बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं। सेल आखिर क्या है? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जरूर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये ब्रिक पूरी की पूरी मिलके ये वॉल क्रिएट करती है, ठीक उसी तरह से ये जो सेल्स हैं, ये सेल मिलके हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है वो क्रिएट करता है। ये बात तो मैंने पहले भी आपको कही, इजी भी है, आपको समझ भी आ गई है। तो फिर मैंने ये रिपीट क्यों किया? वो इसलिए रिपीट किया बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्रिक एंड ए सेल। हालांकि ब्रिक एक नॉन लिविंग है, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था, लेकिन सेल तो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए सेल बहुत ही ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि सेल का जो शेप है, मतलब कि सेल सिर्फ एक तरह के नहीं होते, सेल के कई सारे शेप्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, उनके साइज भी काफी ज्यादा वेराई करता है, मतलब कि ऑल द सेल्स आर नॉट हैविंग द सेम शेप एंड इन सेम साइज, दे मे वेरी। और तीसरा, यहाँ तक कि उनका जो डिजाइन है वो भी अलग होता है। तो आगे के सेक्शन में अब हम लोग शेप, दूसरा हम लोग साइज, और तीसरा हम उसकी डिजाइन के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें समझना होगा माइक्रोस्कोप के बारे में। आइए देखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। दोस्तों सेल की डिटेल स्टडी तो मैं आपको करवाने ही वाला हूं, बट एक चीज याद रखिएगा कि जैसे मैंने कहा और रॉबर्ट हुकी ने भी यही चीज समझी थी कि माइक्रोस्कोप के बिना सेल को देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी साइज में है। हालांकि उसकी साइज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में जरूर बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि विदाउट माइक्रोस्कोप यू कांट बी एबल टू सी अ सेल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माइक्रोस्कोप के बारे में भी थोड़ी सी हिस्ट्री जान ली जाए। सबसे पहला माइक्रोस्कोप दुनिया में बना था दोस्तों रोमन्स द्वारा, और वो भी 13th सेंचुरी के अंदर। तो रोमन्स ने सबसे पहले बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा उन्होंने माइक्रोस्कोप, यानी कि सिर्फ कुछ ग्लास एंड लेंसेज रख के उन्होंने ट्राई किया बनाने का। ठीक उसके बाद में आते हैं हमारे भाई साहब गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने 1609 के अंदर, 1609 के अंदर उन्होंने एक बढ़िया सा माइक्रोस्कोप यहाँ पे बनाने का ट्राई किया। हालांकि ये मॉडर्न माइक्रोस्कोप से काफी ज्यादा दूर दूर तक मिलता जुलता नहीं है, बट यहाँ पे इसकी खास बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे एक लेंस लगाया था और एक यहाँ पे एक लेंस लगाया था, जिसके अंदर उनका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एनलार्ज दिखता था, मतलब कि बड़ा दिखता था, बिल्कुल जैसे अभी के तौर पर मैग्नीफाई लेंस काम करता है। लेकिन ये इनफ नहीं था। ठीक उसी के बाद 1669 के अंदर, 1665 सॉरी, रॉबर्ट हुकी ने भी कुछ अपना बेसिक सा माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर उन्होंने भी सेल को देखने का ट्राई किया। लेकिन इन सभी चीज़ों में इतना ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सेल वगैरह हैं, वो इतना अच्छे से दिखते नहीं थे। उसी के बाद दोस्तों डच की स्पेक्टिकल एसोसिएशन ने, यानी कि ऑप्टिक्स एसोसिएशन ने एक बहुत ही बढ़िया सा काम किया, जिनके मेन योगदान जाता है ज़ेकेरियस जैसीन को। उन्होंने एक सिलिंड्रिकल माइक्रोस्कोप बनाने का ट्राई किया। ये सिलिंड्रिकल माइक्रोस्कोप की खास बात ये थी कि ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनलार्ज करते थे, और साथ ही साथ इसके अंदर लेंस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा रही थी। इसकी वजह से यहाँ पे इसका योगदान जो है वो डच स्पेक्टिकल एसोसिएशन को जाता है, और जिसके मेन हेड थे ज़ेकेरियस जेंजीन।
उन्होंने ये कुछ यहाँ पे इन्होंने भी कुछ ऐसे ही सिलिंड्रिकल माइक्रोस्कोप की खोज की है और इसके अंदर भी एक आईपीस रहता है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस रहता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है। इतना करने के बाद वापस हम लोग आते हैं। अच्छा, ये ज़ेकेरियस जैजीन ने यानी कि डच स्पेक्टिकल एसोसिएशन ने 16 सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर ही इसकी खोज कर ली थी। लेकिन उसके बाद में आते हैं लिविनहुक। लिविनहुक ने 16 सेंचुरी के एंड के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा माइक्रोस्कोप बनाया और उन्हें इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है। हालांकि इनका लेंस किस तरह से काम करता है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिविनहुक द्वारा जो माइक्रोस्कोप खोजा गया था, ये माइक्रोस्कोप को ये माइक्रोस्कोप काफी बेनिफिशियल हुआ फर्दर स्टडी करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे लिविनहुक को फादर ऑफ फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि योगदान लिविनहुक द्वारा दिया गया था। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि लिविनहुक ने सेल थियरी में भी काफी योगदान दिया है, यानी कि सेल थियरी के अंदर हमें ये पता चला था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेल से बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने। तो यहाँ पे वो चीज़ यानी कि सेल थियरी माइक्रोस्कोप के बिना बेनिफिशियल नहीं होती। और फिर टाइम के साथ आज जो भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों की देन है। तो दोस्तों, रोमन्स द्वारा जो चीज़ शुरू की गई थी वो गैलीलियो, रॉबर्ट हुकी, लिविनहुक और फिर आगे जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ें इसी से खोजी। हालांकि इसमें डिजाइंस ऑलमोस्ट वेराइड रहती हैं, लेकिन मेन चीज काम किया जाता है इनके लेंस अरेंजमेंट और लेंस इंप्रूवमेंट पे, क्योंकि लेंस अरेंजमेंट और लेंस इंप्रूवमेंट जब किया जाता है उसी से मैग्निफिकेशन काफी बढ़िया सा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी की वजह से लेंस इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप हमें वहीं पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सके ज़्यादा उतना हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी चैनल को, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप हमें अपने सजेशंस और कोई भी डाउट्स हमारी फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद दोस्तों।